दुनिया में कुछ 12,000 के करीब न्यूक्लियर हथियार हैं। जंग अजीम दोम के बाद मुख्तलिफ जंगें हुई, लेकिन कभी भी दो एटमी पावर खुलकर एक दूसरे के सामने नहीं आए। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हुई इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होती है और ये कैसे काम करती है। क्या न्यूक्लियर डिटरेंस आज भी उतनी ही मौसर है कि जैसे पहले हुआ करती थी, और वो क्या क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से अब ये न्यूक्लियर डिटरेंस इनफेक्टिव होती जा रही है। मैं हूँ आपका मेज़बान बहराम ज़ाहिद एंड वेलकम टू बहराम्स स्टडी रूम। नाज़रीन, चलिए समझते हैं क्या होती है न्यूक्लियर डिटरेंस। फ़र्ज़ करें कि दो हमसाए हैं, दोनों के पास एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचाने की ताकत मौजूद है। दोनों जानते हैं अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी जवाब देगा, और नतीजे में दोनों को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इसीलिए दोनों लड़ने के बजाय एक दूसरे को सिर्फ धमकी देते रहते हैं, लेकिन जंग करने से गुरेज करते हैं। बैनुल-अक़वामी सियासत में यही मंतक न्यूक्लियर डिटरेंस कहलाती है, यानी कि अपने दुश्मन को जंग से इस खौफ के ज़रिए रोकना कि अगर उसने हमला किया तो जवाब में उसे नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है कि न्यूक्लियर डिटरेंस का मकसद जंग लड़ना नहीं, बल्कि जंग को शुरू होने से पहले ही रोकना है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि एटमी हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल ना करने के लिए रखे जाते हैं। दुनिया भर के माहिरीन स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस सिर्फ एटम बम रखने से कायम नहीं होती, बल्कि इसके 3 बुनियादी सुतून हैं: कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। और अगर इनमें से एक भी कमज़ोर पड़ जाए तो पूरा निज़ाम गैर मौसर हो सकता है। कैपेबिलिटी का मतलब है क्या वाकई आपके पास इतनी ताकत मौजूद है कि अगर दुश्मन हमला करे तो आप एक मौसर जवाब दे सकते हैं। सिर्फ ये दावा करना काफ़ी नहीं कि हमारे पास एटमी हथियार है, दुश्मन को ये यकीन होना चाहिए कि आपके पास सलाहियत मौजूद है। इसीलिए बड़ी ताकतें सिर्फ 1 या 2 बम पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि इन्होंने एक मुकम्मल निज़ाम बनाया हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियर ट्राइड कहा जाता है, यानी कि जौहरी हथियार 3 मुख्तलिफ ज़राए से दागने की सलाहियत: ज़मीन से, समंदर से और फ़िज़ा से। और अगर दुश्मन एक ज़रिया तबाह भी कर दे तो बाकी 2 ज़राए से जवाबी हमला किया जा सकता है। इसी वजह से मुकम्मल तौर पर किसी एटमी ताकत को गैर मुसल्लह करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। फर्ज करें कि किसी मुल्क के पास हज़ारों एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया को ये यकीन है कि वो इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, तो क्या वाकई इसकी धमकी मौसर होगी? जाहिर सी बातें नहीं होगी। इसीलिए दूसरा सुतून है क्रेडिबिलिटी, यानी कि दुश्मन को यकीन होना चाहिए कि अगर वो आपके सुर्ख लकीर उबूर कर जाए तो आप वाकई में उसे जवाब देंगे। और ये सिर्फ हथियारों से नहीं बनती, ये सियासी क़यादत, अस्करी तैयारी, वाज़ेह हिकमत अमली और माजी के तर्ज अमल से बनती है। अगर दुश्मन को आपके इरादे पे शक हो जाए तो न्यूक्लियर डिटरेंस कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए आलमी रहनुमा अक्सर सख्त बयानात देते हैं, फ़ौजी मशक़ें करते हैं और अपनी जौहरी सलाहियत का मुज़ाहिरा भी करते हैं। ये सब ताकत दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने इरादे को काबिल यकीन बनाने के लिए होता है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ताकत भी मौजूद है और इसे इस्तेमाल करने का इरादा भी, लेकिन दुश्मन को इसका इल्म ही नहीं, तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर सी बातें, न्यूक्लियर डिटरेंस नाकाम हो सकती है। इसीलिए तीसरा सुतून है कम्युनिकेशन, यानी कि अपने दुश्मन को वाज़ेह अंदाज में ये बताना कि आपकी सुर्ख लकीरें क्या हैं, और अगर वो इनसे तजावुज़ करे तो नतीजे में क्या हो सकता है। इसी मकसद के लिए बड़ी ताकतों ने मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए हैं: सफारती पैगामात, फ़ौजी बयानात, बराह रास्त हॉटलाइंस और बाज़ औक़ात फ़ौजी मशक़ें भी। ये सब दरअसल एक ज़ुबान है, ताकत की ज़ुबान, जिसका मकसद जंग छेड़ना नहीं, बल्कि गलत फहमी से बचना होता है। क्योंकि एटमी दौर में एक गलत अंदाज़ा, एक गलत इत्तला या एक गलत फैसला पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ले जा सकती है।
नाजरीन, अगर न्यूक्लियर डिटरेंस वाकई इतना मौसर नज़रिया था तो क्या इसने आलमी तौर पर दुनिया को बड़ी जंगों से बचाया? इस सवाल का जवाब है हाँ, एक हद तक हाँ। दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद दुनिया ने सैकड़ों जंगें देखी, मगर एक चीज़ नहीं देखी, और वो थी दो बड़ी ताकतों के दरमियान बराह रास्त और मुकम्मल जंग। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा खौफ था जिसने आलमी सियासत के उसूलों को ही बदल दिया। इस खौफ को समझने के लिए हमें एक और अहम इस्तिलाह समझनी होगी, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। अगर आसान अल्फाज में बयान करें तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमने मुझे तबाह किया तो मैं भी तुम्हें तबाह कर दूंगा। नतीजा ये होगा कि दोनों हार जाएंगे। शायद ये इंसानी तारीख का सबसे अजीब सिक्योरिटी नज़रिया है। ये अमन, मोहब्बत, एहतिमाद पर कायम नहीं बल्कि खौफ पर कायम है। ऐसा खौफ कि कोई भी समझदार रहनुमा पहल करने की हिम्मत न करे। 1945 के बाद दुनिया दो सुपर पावर में तकसीम हो गई। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन थी। दोनों नज़रियाती दुश्मन थे, दोनों के दरमियान हर मैदान में मुकाबला था। सियासत, मईशत, खलाई दौड़, हथियारों की दौड़ और दुनिया के मुख्तलिफ खितों में प्रॉक्सी जंगें। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी शदीद दुश्मनी के बावजूद भी दोनों ममालिक ने कभी एक दूसरे पर बराह रास्त हमला नहीं किया, क्योंकि दोनों जानते थे कि अगर एक ऐसी जंग हुई तो इसमें किसी को फतह नहीं होगी। अगर एक एटमी हमला हुआ तो दूसरा भी जवाब देगा और नतीजा पूरी इंसानी तहजीब के लिए तबाहकुन हो सकता है। यहाँ पर एक गलतफहमी दूर करनी ज़रूरी है कि न्यूक्लियर डिटरेंस ने तमाम जंगों को नहीं रोका, बल्कि इसने सिर्फ जंगों को शिद्दत इख्तियार करने से रोका। इसीलिए दुनिया ने कोरिया की जंग देखी, वियतनाम की जंग देखी, अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत देखी, मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ और बेशुमार तनाज़ात देखे, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे पर कभी भी बराह रास्त हमला नहीं किया। अब मंजरनामा बदल रहा है। सर्द जंग खत्म हुए 3 दहाई गुजर चुके हैं। बहुत से माहिरीन अब ये सवाल उठाते हैं कि क्या न्यूक्लियर डिटरेंस 21वीं सदी में भी उतनी ही मुअस्सर है कि जितनी 20वीं सदी में होती है? बदकिस्मती से इस सवाल का जवाब उतना वाज़ह नहीं। तो चलिए कुछ मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर मुकम्मल हमला किया। रूस दुनिया की बड़ी एटमी ताकतों में से एक है। जंग के दौरान रूसी क़यादत ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मरतबा पर जौहरी हथियार का बिलवास्ता और कभी कभी बराह रास्त जिक्र भी किया। इसका मकसद ये था कि मगरबी ममालिक को डराया जाए और इन्हें बराह रास्त जंग में शामिल होने से रोका जाए। किसी न किसी हद तक ये हिकमत अमली कामयाब भी रही। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन की मदद तो की, लेकिन अपनी फौजें बराह रास्त रूस के खिलाफ मैदान में नहीं उतारे। इससे ये मालूम होता है कि न्यूक्लियर डिटरेंस आज तक भी कहीं न किसी हद तक काम कर रही है। लेकिन दूसरी हकीकत भी सामने आती है कि जौहरी हथियार ने रूस को जंग शुरू करने से न रोका और ना ही लाखों अफराद की जानें बचा सका। यानी कि डिटरेंस ने आलमी जंग को महदूद रखा, लेकिन खुद जंग को न रोक सका। कई दहाइयों तक इसराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादातर खुफिया कार्रवाई, साइबर हमले और प्रॉक्सी ग्रोहों के जरिए ही मुकाबला करते रहे। लेकिन हालिया बरसों में पहली मर्तबा दोनों ने एक दूसरे पर बराह रास्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये एक अहम तब्दीली है, क्योंकि अब रियासतें ये समझने लगी हैं कि महदूद हमले शायद मुकम्मल एटमी जंग में तब्दील ना हो। यानी कि डिटरेंस ने मुकम्मल जंग को तो रोक लिया, लेकिन महदूद फौजी कार्रवाई को रोक न सका। अगर हम इन मिसालों को एक साथ रखकर समझें तो एक हकीकत सामने आ जाती है। पहले ये समझा जाता था कि न्यूक्लियर डिटरेंस जंग को रोकती है, लेकिन आज ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि न्यूक्लियर डिटरेंस अब जंग को ख़त्म नहीं करती, बल्कि इसकी शिद्दत को महदूद करने में बेशक असरदार है। रियासतें अब भी जंग लड़ती हैं, लेकिन नए तरीकों से, ड्रोन्स के ज़रिए, साइबर हमलों के ज़रिए, प्रॉक्सी गिरोहों के ज़रिए, माशी पाबंदियों के ज़रिए।
یعنی کہ گویا جنگ تو ختم نہیں ہوئی لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے۔ ناظرین، اگر نیوکلیئر ڈیٹرنس پہلے جیسی مؤثر نہیں رہی تو آخر اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دنیا میں ایٹمی ہتھیار ابھی بھی موجود ہیں، ان کی تباہ کن طاقتیں بھی کم نہیں ہوئی۔ ماہرین اس کے کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں سے 4 سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلا وجہ ہے آرم کنٹرول کا زوال۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین صرف ہتھیار نہیں بنا رہے تھے بلکہ وہ ان پر حدود بھی مقرر کر رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے مختلف معاہدے کیے گئے، فار ایگزامپل INF ٹریٹی، جس کے ذریعے درمیانی فاصلے تک مارنے والے میزائلوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پھر ان دونوں کے درمیان اوپن اسکائیز ٹریٹی ہو گئی، جس کے تحت ممالک ایک دوسرے کی فضائی نگرانی کر سکتے ہیں، جس سے اعتماد قائم رہی۔ اور پھر نیو اسٹارٹ ٹریٹی ہوئی، جس نے امریکہ اور روس کے اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی تعداد محدود کی۔ یہ معاہدے صرف کاغذی کارروائی نہیں تھے، یہ عالمی احتیاط کے بنیاد تھے۔ لیکن گزشتہ چند برسوں میں ان میں سے کئی معاہدے ختم ہوئے، کچھ معطل ہوئے یا عملی طور پر غیر مؤثر ہو گئے۔ جب قواعد ختم ہونے لگتے ہیں تو شکوک اور شبہات بڑھنے لگتے ہیں، اور جب اعتماد ختم ہوتی ہے تو ہر ریاست یہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید دوسرا ریاست خفیہ طور پر اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اسی سوچ نے ایک نئی آرم ریس کو جنم دیا ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ دنیا اب بائی پولر سے ٹرائی پولر ہو رہی ہے۔ سرد جنگ نسبتاً سادہ تھی، ایک طرف امریکہ تو دوسری طرف سوویت یونین تھی، 2 کھلاڑی تھے، اسی لیے ایک دوسرے کے ارادے کو سمجھنا نسبتاً آسان تھا۔ لیکن آج کی دنیا بدل چکی ہے، اب صرف 2 نہیں بلکہ 3 بڑی ایٹمی طاقتیں توازن کو متاثر کرتی ہیں: امریکہ، روس اور چین۔ سوچئے اگر 2 لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو تو اسے دور کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر 3 طاقتور ممالک ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے فیصلوں کو اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ صورتحال کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ہر ملک کو صرف ایک نہیں بلکہ 2 حریفوں کے فیصلے، ان کی صلاحیت، ان کے ارادوں کا حساب لگانا پڑتا ہے۔ غلط اندازے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور ایٹمی دور میں ایک غلط اندازہ بھی پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ ہے ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری۔ نیوکلیئر ڈیٹرنس کا نظریہ اس دور میں تشکیل پایا جب میزائلوں کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کچھ منٹ لگتے تھے، فیصلہ کرنے کے لیے وقت ہوتا تھا۔ لیکن آج صورتحال کافی مختلف ہے۔ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا یا اس سے بھی زیادہ رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ یہ صرف تیز نہیں ہوتے بلکہ راستہ بھی بدل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں روکنا اور ان کی راستہ پہلے سے معلوم کرنا انتہائی مشکل یا ایک حد تک ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے رہنماؤں کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ وقت ہوتا تھا، لیکن ابھی صرف اور صرف چند منٹ ہی ہیں۔ چوتھی وجہ ہے NPT کی کمزوری۔ NPT سے مراد ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی۔ اس معاہدے کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا، مزید ممالک کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا۔ دوسرا، پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کی اجازت دینا۔ اور تیسرا، رفتہ رفتہ عالمی سطح پر جتنی بھی ایٹمی ہتھیار ہیں ان میں کمی لانا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اس نظام کو کئی چیلنجز کا سامنا درپیش ہے۔ کچھ ممالک پہلے ہی ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، کچھ پر جوہری پروگرام کے الزامات لگ رہے ہیں، اور کئی ریاستیں یہ سوال بھی اٹھاتی ہیں کہ اگر بڑی طاقتیں اپنے لیے ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں تو پھر چھوٹے ممالک کو کیوں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، جب عالمی قواعد پر اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے تو نئے ممالک بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنے زیادہ ممالک ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں اتنی ہی زیادہ غلطی، حادثے یا غلط اندازے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر نیوکلیئر ڈیٹرنس مکمل طور پر ناکام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شاید یہ سوال اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ فرض کریں ایک ایسا دن آتا ہے جب ریاستیں اس خوف سے آزاد ہو جاتی ہیں جس نے دہائیوں تک انہیں جنگ سے روکا۔ پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ شروع ہوگی۔
ہر ملک دوسرے ملک سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اعتماد تقریباً ختم ہی ہو جائے گی اور فوجی اخراجات آسمان چھونے لگیں گی۔ پھر ایک غلط اندازہ، ایک غلط اطلاع اور ایک تکنیکی خرابی ایٹمی حملے کی سبب بن سکتی ہے، اور اگر ایک ایٹمی حملہ ہوا تو شاید دوسرا بھی ہوگا اور پھر تیسرا بھی، اور پھر پوری دنیا ایک ایسے سلسلے میں داخل ہوگی کہ جسے روکنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس طاقت سے زیادہ دراصل ایک نفسیات کا کھیل ہے۔ یہ اعتماد، خوف، صلاحیت اور واضح پیغام رسانی پر قائم ہے۔ اس توازن نے کئی دہائیوں تک بڑی طاقتوں کو براہ راست جنگ لڑنے سے روکا، لیکن آج آرم کنٹرول کا زوال، اے آئی کا استعمال اور دیگر وجوہات سے یہ کمزور پڑ رہا ہے۔ شاید مستقبل کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کس ممالک کے پاس کتنی ایٹمی ہتھیار ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا دنیا کے پاس انہیں کبھی استعمال نہ کرنے کی دانش بھی موجود ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کا اختتام میں جان ایف کینیڈی کے الفاظ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ mankind must put an end to war or war will put an end to mankind۔ شکریہ۔